अब उसी रिजल्ट को थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं कि किसी करंट कैरिंग लूप को अगर एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या क्या केसेस बनते हैं। रिजल्ट तो तुम्हें पता चल ही चुका है कि अगर किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप को रखा जाए तो फोर्स 0 होगा, टॉर्क m क्रॉस b बनेगा और पोटेंशियल एनर्जी माइनस m डॉट b होंगे। लेकिन उसी में अब थोड़े कुछ केसेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड b यूनिफॉर्म है और कोई भी करंट कैरिंग लूप है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m हो गए, तो m और b के बीच का एंगल थीटा हो गया। तो पहले जरा रिजल्ट को समराइज कर देता हूं। तो यहां पे फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, चाहे ये स्क्वायर लूप रहे, रेक्टेंगुलर लूप रहे, सर्कुलर लूप रहे। b यूनिफॉर्म है तो फोर्स 0, टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा m क्रॉस b से और पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस m डॉट b। तो ये बेसिकली रिजल्ट हो गए। अब इसमें थोड़े कुछ स्पेशल केसेस हम लोग देख लेते हैं। तो पहला स्पेशल केस देखते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और दूसरा कर देते हैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और तीसरा कर देते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थोड़ा बाउंड्री के केसेस जो है b और m दोनों पैरेलल है, ये m वेक्टर इधर हो गया 0, 90 अपोजिट हो गए तो 180। तो थीटा का वैल्यू अगर 0 पुट करते हो तो बताओ टॉर्क क्या हो जाएगा। भाई फोर्स तो सब केस में 0 है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा को कोई भी वैल्यू रहो, फोर्स हमेशा 0, तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। लेकिन टॉर्क 0 किस किस सिचुएशन पे होगा। तो टॉर्क 0 जो होगा वो सिर्फ 2 ही केस में होगा, एम बी साइन थीटा, साइन थीटा 0, इसका मतलब थीटा 0 पे और 180 पे। तो थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। तो ये दोनों पे टॉर्क 0 है, तो इस दो एंगल के लोकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेटरी इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम किसी भी थीटा पे है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क 0 होना चाहिए। टॉर्क 0 का मतलब एम बी साइन थीटा 0 होगा थीटा 0 और 180 पे। 90 डिग्री पे टॉर्क 0 नहीं है, 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन 90 डिग्री इक्विलिब्रियम का, रोटेटरी इक्विलिब्रियम का पोजीशन नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर है कि थीटा 0 पे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो मैंने इन जनरल ही बोल दिया, इक्विलिब्रियम हमेशा कोई भी एंगल है, लेकिन थीटा 0 पे टॉर्क 0 हो रहा है। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस एम बी कॉस थीटा, तो कॉस 0 1, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस एम बी। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या इससे कम हो सकते हैं क्या। तो पोटेंशियल एनर्जी इससे कम तो नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कहां से कहां होगा, माइनस एम बी से लेके प्लस एम बी। तो प्लस एम बी होगा मैक्सिमम, माइनस एम बी होगा मिनिमम। तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होना इक्विलिब्रियम का टाइप बता दिया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी चूंकि मिनिमा है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं सो थीटा इक्वल टू 0 इज स्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम। तो थीटा 0 स्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम है। थीटा 180 भी इक्विलिब्रियम है लेकिन स्टेबल या अनस्टेबल, तो उसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करना पड़ेगा। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो माइनस एम बी कॉस 180, कॉस 180 क्या हो जाता है, ये फार्मूला तो क्लियर है ना, दिस इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। तो कॉस 180 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी हो गए प्लस एम बी। तो प्लस एम बी का मतलब ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का
मैक्सिमम वैल्यू। तो 180 पे है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा, लेकिन टॉर्क जीरो। तो टॉर्क जीरो मतलब रोटेटरी इक्विलिब्रियम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम होना अनस्टेबिलिटी को बता रहा है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। सो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री इज अनस्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम। तो ये लोकेशन अनस्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम है और ये स्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम हो गया। और ट्रांसलेटरी की तो बात ही मत करो, वो तो हर लोकेशन पे इक्विलिब्रियम ही है, इसका मतलब वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के जैसा हो गया। और थीटा 90 की बात करेंगे तो यहां पे टॉर्क जीरो नहीं है, तो टॉर्क का वैल्यू एम बी साइन 90 1 मैक्सिमम हो गया। यहां पे टॉर्क बेसिकली मैक्सिमम है, तो टॉर्क मैक्सिमम कितने हो गए, एम बी। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो cos 90 जीरो, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और कई बार गलती से जीरो मतलब मिनिमा बोल देते हैं, जीरो मिनिमा नहीं है, यहाँ पे मिनिमा माइनस एम बी है। तो पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितने हैं, माइनस एम बी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम बी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये ना मिनिमा है पोटेंशियल ना मैक्सिमा पोटेंशियल एनर्जी है। और थीटा 90 ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम नहीं है, टॉर्क जीरो नहीं है, इट इज नॉट ए रोटेटरी इक्विलिब्रियम। तो ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम का पोजीशन नहीं है। तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम के दो केस बने, 0 और 180, लेकिन 0 हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम और 180 हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब एक चीज और क्या होता है कि अगर कोई चीज, तो इसको तो मैं यहीं पे अब क्लोज मारता हूं, लेकिन इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम को। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से किसी चीज को जब डिस्टर्ब किया जाता है तो ऑसिलेशन होता है। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम को साइड में लाके छोड़ दो तो वो ऑसिलेट करने लगता है। और कभी कभी जो ऑसिलेशन का केस होता है वो एसएचएम भी हो सकते हैं। तो इस केस में देखते हैं कि ऑसिलेशन तो कंफर्म हो गया कि थीटा स्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम है। सो इफ इट इज डिस्प्लेस्ड, so if it is disturbed, और कैसा डिस्टरबेंस होना चाहिए, एंगुलर। तो अगर एंगुलर एंगल में इसको डिस्टरबेंस देंगे तो मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी। सो इट इज, इफ इट इज डिस्टर्ब, so if it is disturbed then motion is oscillatory। लेकिन एंगुलर ऑसिलेशन ज्यादातर जो होते हैं वो लार्ज थीटा में, मोस्टली हर जगह पे देखोगे, जैसे पेंडुलम ही है तो लार्ज थीटा में ऑसिलेशन है लेकिन एसएचएम नहीं है, लेकिन स्मॉल थीटा पे आओगे तो वो एसएचएम हो जाता है। रीजन ज्यादातर केस में वही टॉर्क का केस बनता है और टॉर्क में वो साइन थीटा के केस आ जाते हैं। तो यहां पे भी जब इसको थीटा एंगल पे भेजेंगे तो इक्विलिब्रियम से जब थीटा डिस्टर्ब रहेगा तो एट थीटा, जब थीटा पे गया तो उस केस पे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, जैसे एफ इक्वल टू एम है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। लेकिन अल्फा का सेंस हम सोच रहे हैं थीटा के डायरेक्शन में, थीटा अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया तो अल्फा का सेंस एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन टॉर्क तो क्लॉकवाइज मिल रहा है, इसलिए यहां पे लिखेंगे माइनस एम बी साइन थीटा इक्वल टू आई अल्फा, क्योंकि टॉर्क जो मिल रहा है वो अल्फा के अपोजिट मिल रहा है। तो यहां से देखो अल्फा कितने हो जाएंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू साइन थीटा। तो देख सकते हो अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा नहीं आया, इसलिए मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम। लेकिन जैसे ही बोलेंगे थीटा स्मॉल तो साइन थीटा थीटा हो जाएगा, तो स्मॉल थीटा में एसएचएम हो जाएगा। तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली आप थीटा लिखोगे और फिर रिजल्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी बाय आई इंटू थीटा, एंड नाउ अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, सो मोशन इज एसएचएम। तो ध्यान रहे एसएचएम तभी होगा इफ थीटा इज वेरी
स्मॉल। थीटा लार्ज है तो मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम। तो थीटा 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। डिस्टर्ब करेंगे तो क्वाइल इस तरीके से, अगर मान लो इस पोजीशन पे है तो एम वेक्टर इधर रहेगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ से डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा लाइक दिस। लेकिन थीटा स्मॉल लेंगे तो फिर मोशन एसएचएम हो जाएगा। और एसएचएम होगा तो टाइम पीरियड कितने, तो थीटा का जो ये कोफिशिएंट आएगा ये ओमेगा स्क्वायर एम बी बाय आई, स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट आ जाएगा, और ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल ले दो, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। तो ये रिजल्ट को याद भी रख सकते हो। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो कि किस पे डिपेंड करेगा, एन आई ए पे, बी मैग्नेटिक फील्ड। और ये सेम फार्मूला जब कोई बार मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है तो वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एम का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। वहां एम का मतलब पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन। और इसी तरह के रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बनते हैं। जब इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वहां पे भी थीटा 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम बने थे, थीटा 180 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बने थे। तो ये तीनों जगह पे रिजल्ट सिमिलर ही होते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट कैरिंग लूप मतलब मैग्नेटिक डायपोल ही हो गया इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 180 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रोटेटरी के सेंस में, और ट्रांसलेटरी तो हर थीटा के लिए इक्विलिब्रियम ही है। और थीटा 0 से जब डिस्टर्ब करेंगे तो लार्ज थीटा पे मोशन ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम बिकॉज थीटा 0 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्मॉल थीटा के लिए मोशन एसएचएम हो गया, और एसएचएम हो गया तो टाइम पीरियड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का केस है तो 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय पीई। वहां इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई। कुछ रिजल्ट याद है, डायपोल में ऐसा देखे थे, 2 पाई अंडर रूट आई बाय पी, यहां पे 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। चलो कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कुछ करंट कैरिंग लूप को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखा है, तो उस लूप पे नेट फोर्स क्या होगा और टॉर्क क्या होगा। बी यूनिफॉर्म का केस है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन में बी यूनिफॉर्म राइट में लिया, हर क्वेश्चन में बी हमने यूनिफॉर्म लिया है, किधर की ओर, टुवर्ड्स राइट। फोर्स और टॉर्क बताने हैं। तो एक बार स्क्रीन को पॉज करके सारे क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है, देखते हैं। तो करंट कैरिंग लूप, फोर्स बताने की जरूरत है क्या, फोर्स तो क्लियर ही है। किसी भी क्लोज लूप को अगर किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो फोर्स इज 0। तो हर केस में फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड तो 0 ही है। F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी फोर्स का फार्मूला है, लेकिन L का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो L का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स फार्मूला आई इंटू एल क्रॉस बी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लोज लूप का 0 है, इसलिए फोर्स का वैल्यू तो हर केस में 0 हो गए। हर केस में फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड 0। टॉर्क, टॉर्क का क्या फार्मूला है अपने को याद है, टॉर्क का फार्मूला m क्रॉस b, और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो एम बी साइन थीटा। तो फर्स्ट केस में टॉर्क कितने आ गया, तो m वेक्टर किधर है, तो राइट हैंड रूल से पहले इसके करंट से m का डायरेक्शन देखो, तो m वेक्टर बाहर की ओर है, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो m और b परपेंडिकुलर है। तो इस केस में m वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर हो रहे हैं, इसलिए टॉर्क का फार्मूला क्या हो गया, एम बी साइन 90। m का वैल्यू अगर नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे n है तो n, करंट i, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं गिवन होगा तो 1, करंट i, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू बी। तो सिंपल m का कैलकुलेशन एन आई ए, एरिया यहां हो गया पाई आर स्क्वायर, m और b परपेंडिकुलर है, साइन 90। क्लियर है। आ जाओ सेकंड केस में। तो सेकंड एग्जांपल में देखो कि L बाई एल मतलब ये स्क्वायर साइड है, लेकिन करंट कैसे इसमें घूम रहा है, तो इसमें करंट आई है, और इधर से देखने पे करंट क्या बन रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है, अंदर जा रहा है, डॉटेड मतलब ये पीछे की ओर है इस तरीके से। तो इधर से देखने पे करंट क्लॉकवाइज बन रहा है।
तो अगर सामने से करंट क्लॉकवाइज बन रहा है तो क्लॉकवाइज अगर फिंगर्स घुमाओ तो देखो थंब अंदर गया, तो इसका मतलब एम वेक्टर पीछे की ओर गया, इधर की ओर। तो एम और बी दोनों एंटी पैरेलल है, तो कभी भी एम और बी पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो इसका मतलब टॉर्क 0। यहां पे थीटा क्या हो गया 180, तो चूंकि थीटा 180 है तो साइन 180 0, इस वजह से टॉर्क यहां पे 0 हो गए। करंट का डायरेक्शन रिवर्स भी करोगे तब भी टॉर्क 0 और इस केस में भी टॉर्क 0, तो यहां फोर्स भी 0 टॉर्क भी 0। इस केस में आते हैं, यहां पे स्क्वायर लूप है, L/L साइड है, करंट आई है, और ये जो स्क्वायर का प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है। तो केयरफुल रहना है कि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है तो एम बी साइन, तो एम बी साइन क्या एंगल, एंगल बिटवीन एम एंड बी, तो एम और बी के बीच का एंगल क्या यही थीटा होगा, जरा चेक करके देखो। तो एम वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, किधर, तो अगर इधर से देखा जाए तो करंट अपने को एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो थंब इधर बाहर की ओर बन रहा है, तो एम वेक्टर इधर की ओर आया। तो जो वेक्टर एम होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन ने बनाया हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो इसका मतलब एम जो है वो बनाएगा वर्टिकल से थीटा। तो एम और बी के बीच का एंगल थीटा नहीं है, एम और बी के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है। तो कभी कभी इस तरीके से ट्रिकी थोड़ा ध्यान से गलत भी हो सकता है, तो ध्यान रखना एम और बी के बीच का एंगल, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड एम बी साइन, लेकिन एंगल क्या, एंगल बिटवीन एम एंड बी। तो एम वेक्टर बी वेक्टर के साथ थीटा नहीं 90 माइनस थीटा बना रहा है, रीजन जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल यानी बी के साथ थीटा बना रहा है, इस तरीके से ऐसे झुका हुआ है, तो प्लेन ने बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, तो एम वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर है ना, ये देखो ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल। अब मैं रोटेट कर रहा हूं थीटा एंगल से, दोनों को परपेंडिकुलर रखते हुए, क्या विजुलाइज हुआ, तो प्लेन बनाया, एक बार हाथ पे ध्यान दो, तो ये प्लेन हो गया, ये थीटा एंगल पे गए, क्लियर है, और इसी के परपेंडिकुलर ये, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल तो ये वर्टिकल, अब दोनों को 90 डिग्री पे रखते हुए ऐसे घुमा दो, तो एम वेक्टर वर्टिकल से थीटा घुमा और प्लेन हॉरिजॉन्टल से थीटा बना। तो कभी भी प्लेन और जो उस पे नॉर्मल होते हैं, तो ये प्लेन हो गया ये नॉर्मल हो गया, दोनों परपेंडिकुलर है, अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाएगा तो नॉर्मल जो है वो वर्टिकल से थीटा बनाएगा, तो इसलिए एम वेक्टर यहां वर्टिकल से थीटा बनाया, यानी बी के साथ इसका एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा। तो यहां पे टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा एम, तो एम का मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन होगा तो एन, करंट आई, और एरिया हो गया एल स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड साइन 90 माइनस थीटा यहां पे कॉस थीटा हो गए। तो एम बी साइन थीटा ध्यान रखना है, लेकिन थीटा का मतलब वहां सेंस क्या है, एंगल बिटवीन एम एंड बी, तो एंगल बिटवीन एम एंड बी यहां पे 90 माइनस थीटा हो रहा है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो यहां पे देखो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है जिसका साइड ए है, करंट आई है, और अगर एम का डायरेक्शन देखा जाए तो करंट के अकॉर्डिंग अगर राइट हैंड को घुमाएंगे तो एम वेक्टर बाहर की ओर आया, तो एम और बी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये केस बन रहा है एम परपेंडिकुलर टू बी, तो इसका मतलब टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा एम बी साइन 90, तो साइन 91। तो एम का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन दिया हो तो एन, करंट आई, और एरिया, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला याद है, तो √3/4 एल स्क्वायर, नहीं भी याद है तो ये तो याद होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या हो जाएगा एल, तो बेस इंटू हाइट, तो हाइट ये वाला पार्ट, तो ये एंगल है 60 डिग्री, कंपोनेंट तो हमेशा याद रहता ही है, ये एल है, तो साइन के 60 के सामने ये परपेंडिकुलर, तो एल साइन 60, तो यहाँ पे वर्टिकल हाइट क्या हो जाएगा एल साइन 60, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट के जगह पे क्या लिखेंगे एल साइन 60, तो ये हो गया एन आई ए इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी साइन 91, तो साइन 60 हो गया √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 2 √3/4 एन आई एल स्क्वायर इंटू बी। तो मैन एम को कैलकुलेट करना है, एम और बी परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क का मतलब
एम बी साइन 91 हो गए। चलो ये केस में देखो, तो यहां भी फोर्स तो जीरो ही है लेकिन टॉर्क, तो इस केस में भी करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एम वेक्टर बाहर की ओर आया, तो एम और बी परपेंडिकुलर है, तो इस केस में भी टॉर्क मतलब एम इंटू बी ही बन रहा है, रीजन एम परपेंडिकुलर टू बी, तो एम और बी परपेंडिकुलर साइन 91 हो गए। तो अब एम का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स एन, करंट आई इंटू एरिया ए इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी। अब यहां आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहां पे ज्योमेट्री सब एरिया कैलकुलेट करना है। क्या हो जाएगा एरिया, तो एरिया का मतलब यहां पे ट्रायंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल, इधर का हिस्सा क्या बोल रहा है सेमी सर्कल, और ये हो गया। तो इस तरीके से वायर का साइड लेंथ एल दिया है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो एरिया क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो एन आई ए बी, बट वेयर एरिया इज, तो ये दोनों साइड एल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब A1 और एरिया ऑफ सर्किल A2, तो A के जगह रिप्लेस करना है A1 प्लस A2, तो A1 कितना हो जाएगा, तो ये साइड L हो गया, ये साइड L हो गए, तो इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2, तो अगर इसको बेस बोलते हो और इसको परपेंडिकुलर बोलते हो तो हाफ इंटू बेस, तो बेस कितने L साइन थीटा बाई 2, ये वाला पार्ट L साइन थीटा बाई 2, ये वाला पार्ट L कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा L कॉस थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा L साइन थीटा बाई 2, तो L साइन थीटा बाई 2 प्लस L साइन थीटा बाई 2, 2 टाइम्स L साइन थीटा बाई 2, तो हाफ इंटू बेस हुआ, और हाइट कितने हो गए L कॉस थीटा बाई 2, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये ट्रायंगल का बेस, ये ट्रायंगल का हाइट, ऐसे करके सोचो, ये बेस तो ये हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, L कॉस थीटा हो गया हाइट, बेस हो गया L साइन थीटा बाई 2, L साइन थीटा बाई 2, 2 टाइम्स L साइन थीटा बाई 2, और जो A2 हो जाएगा, तो ये सेमी सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो इसके रेडियस कितने L साइन थीटा बाई 2, तो L साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो यहां R का मतलब ये वाला पार्ट L साइन थीटा बाई 2, तो ये एरिया को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टॉर्क आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं टाइम पीरियड के एप्लीकेशन पे। तो मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म यहां पे दिया हुआ है और इसमें एक करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग है, यह रिंग के जैसा हो गया, तो पूरे रिंग का मास m है, रेडियस r, करंट I, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है। मास कई बार प्रॉब्लम में ऐसा भी हो सकता है कि मास ऑफ ईच टर्न दिया हो, जैसे यहां पे करंट I हो गया, तो I इज करंट इन ईच टर्न, तो हर टर्न में करंट I है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, मास हर टर्न का अलग अलग भी दे सकता है, टोटल भी दे सकता है, तो यहां पे चलो हमने टोटल मास दे दिया, कुछ नहीं लिख रहा है, तो इसका मतलब m टोटल मास हो गया और रेडियस r हो गया। चलो क्लियर कर देते हैं टोटल मास, और नहीं तो एक टर्न का मास m होता तो n टर्न का मास n इंटू m ले लेते। तो पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो अगर इस पोजीशन पे देखो तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर किधर होगा, तो करंट यहां सामने से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब m वेक्टर हमें इधर की ओर आ रहा है। तो ये m और b पैरेलल का केस है, थीटा जीरो का केस है। थीटा जीरो का केस क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर इसको डायपोल को मैग्नेटिक डायपोल के जैसा ये बिहेव करेगा करंट कैरिंग लूप, तो कभी भी मैग्नेटिक डायपोल को अगर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्ब करेंगे तो लार्ज थीटा के लिए मोशन ऑसिलेशन, बट स्मॉल थीटा के लिए मोशन इज SHM। तो यहां पे क्वेश्चन भी बोल रहा है कि फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये SHM होगा, और रिजल्ट को अगर तुम्हें याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोगों ने लास्ट केस में इसके पहले जो आपको रिजल्ट बताया हूं उसमें थीटा जीरो का केस लिए थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया था, तो लार्ज थीटा ऑसिलेशन बट नॉट SHM, स्मॉल थीटा ऑसिलेशन एज वेल एज SHM। और SHM का टाइम पीरियड क्या बना था, T = 2 पाई अंडर रूट I बाय
mb। तो यहां I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब करंट भी I रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी I रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है। ये I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ M का मतलब NIA। अब इसके अंदर I रख के I कैंसिल नहीं कर देना है, तो ये I का सेंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो I के सफिक्स में यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ MI। I का मतलब यहाँ पे I सफिक्स M कर दे रहा है, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो टाइम पीरियड, लेकिन ओनली फॉर स्मॉल थीटा। टाइम पीरियड कब? इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम पीरियड होगा, रीजन SHM का केस हो जाएगा 2π/I/mb, बट I सफिक्स m कर दे रहे हैं सो दैट कि ध्यान रहे कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो इसमें सबका कैलकुलेशन कर लेते हैं। m कितने हो जाएगा? तो m का मतलब NIA, तो n नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, करंट I इन ईच टर्न गिवन है, और एरिया क्या हो जाएगा? πr²। तो ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने हो जाएगा? I सफिक्स m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे फार्मूला में पीछे हमने I ही लिखा था, लेकिन वहां ध्यान रखना I का मतलब वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में भी आप NIA लिख रहे हो, तो I से I कैंसिल नहीं कर देना है। ये I का मतलब करंट है, और यहाँ I का सेंस मैग्नेटिक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस में mr² होते हैं। तो एक रिंग का मास नहीं, टोटल ही मास यहां दे रखा है, तो m इंटू r² मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गए। अगर एक रिंग का मास m होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर mr² इंटू n करते, लेकिन यहां m का मतलब टोटल मास है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या हो गया? डायरेक्टली mr²। अब ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है, तो t का मतलब 2π मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि कितने? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², m का मतलब रिंग का टोटल मास से है, और इधर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, NIA, n नंबर ऑफ टर्न्स, करंट I, एरिया हो गया πr² इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। तो यहाँ पे r² कैंसिल हो गए, टाइम पीरियड 2π/m/NI π इंटू B। तो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। देखो एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा, और इसके ऊपर एक सिलेंडर रखे हुए हैं, वुडन सिलेंडर। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया हॉरिजॉन्टल से थीटा, और इसके ऊपर इस तरीके से सिलेंडर रखा। सिलेंडर का साइड जो है वो दोनों ये साइड के परपेंडिकुलर है। तो वुडन सिलेंडर का मास m है और लेंथ l गिवन है, l लेंथ हो गए, इसके मास m हो गए, और इस वुडन सिलेंडर के ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स, n टर्न्स ऑफ वायर इज रैप्ड। तो इस सिलेंडर के ऊपर ऐसे n टर्न्स को घुमाएंगे, तो जो टर्न्स है वो रेक्टेंगुलर शेप बनेगा, क्योंकि ये सिलेंडर है और इसके ऊपर वायर इस तरीके से घुमा रहे हैं। तो लेंथ के लॉन्ग जाएगा, फिर डायमीटर के लॉन्ग जाएगा, फिर लेंथ के लॉन्ग, फिर डायमीटर के लॉन्ग, इस तरीके से ये रोटेट करेगा। तो इस तरीके से ये जो टर्न्स को घुमा रखे हैं, तो वो टर्न्स का जो प्लेन होगा वो एक रेक्टेंगुलर प्लेन दिख रहा होगा, और प्लेन इस तरीके से है कि सो दैट प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन। तो ये जो टर्न्स का प्लेन बन रहा है वो प्लेन इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है। तो पूछा यह जा रहा है कि फाइंड द करंट इन द लूप, लूप में क्या करंट दिया जाए कि सो दैट प्रिवेंट द सिलेंडर फ्रॉम रोलिंग। सिलेंडर रोल नहीं करना चाहिए, सिलेंडर को उधर रोक के रखना है। अगर सिंपल सिलेंडर छोड़ देंगे तो रोल करते हुए नीचे आएगा, रफ सरफेस है, रोल करते हुए नीचे आएगा। तो सिलेंडर रोल नहीं करे, इसके लिए इस सिलेंडर में करंट क्या लेना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे ही करंट पास करेंगे तो उस करंट के वजह से
एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा। तो अगर करंट इस तरीके से दे रहे हैं तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो हो जाएगा इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये समझ लो कि जो एम वेक्टर आएगा वो जो ये प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा इस तरीके से। तो अगर एज ए क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हो तो कॉइल का प्लेन कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसके पैरेलल पैरेलल ये सिलेंडर हो गए। क्रॉस सेक्शन देखते हैं, अगर ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन व्यू है तो टर्न्स इस तरीके से दिख रहा होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो गए एम, और बी वेक्टर इधर है, क्योंकि एम वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर, करंट अगर इस तरीके से घुमा तो एम। इधर भी हो सकता है लेकिन हमें इस तरीके से लेना है, क्योंकि एम टॉर्क हमें क्या चाहिए, एम क्रॉस बी। तो एम का टॉर्क ऐसा होना चाहिए कि एम बी की ओर जाएगा, तो ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों? क्योंकि एम जी का जो टॉर्क होता है वो तो इसको इधर की ओर घुमाने का कोशिश करेगा, या सेंटर के अक्रॉस सोचो तो फ्रिक्शन का टॉर्क, तो फ्रिक्शन का टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करके नीचे आने का कोशिश कर रहा है। तो क्लॉकवाइज तो इसके ऊपर टॉर्क है, हमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए, तो वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देने का काम कौन करेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसलिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारा किधर होने चाहिए, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करंट कैरिंग वायर का जो लूप है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो किधर चाहिए, हमें इधर की ओर चाहिए। तभी राइट हैंड रूल से देखो एम क्रॉस बी, तो एम को अगर बी की ओर घुमाओ तो ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और क्लॉकवाइज टॉर्क तो इसके ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है ही। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ने अगर क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर दिया तो रोलिंग प्रिवेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब टॉर्क बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, अब देखो इसके ऊपर फोर्स क्या क्या दिखाओगे, अदर फोर्सेस, तो एक तो एम जी नीचे हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स है तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, और यहां पे ऐसे करके फ्रिक्शन हो जाएगा। तो अगर सेंटर की बात करें तो फोर्स यहां पे कौन कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन, mg और फ्रिक्शन। तो mg का टॉर्क सेंटर के अक्रॉस जीरो, नॉर्मल का टॉर्क सेंटर के अक्रॉस जीरो क्योंकि उधर से ही पास कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज। तो टॉर्क बाय फ्रिक्शन क्लॉकवाइज, और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क जो कि m क्रॉस बी से होता है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क और फ्रिक्शन का टॉर्क इक्वल, तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। क्या एम और बी के बीच का एंगल थीटा होगा, यस, इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से बना रहा है एंगल थीटा, तो ये बनाया हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन है वो बनाएगा वर्टिकल से थीटा। तो यहाँ एम और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो टॉर्क बाय मैग्नेटिक फील्ड हो गया एम बी साइन थीटा एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज टॉर्क यहां देने का काम कर रहा है फ्रिक्शन। सेंटर से हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ये अप्लाई जो कर रहे हैं अबाउट सेंटर, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा आर, रेडियस एफ इंटू आर। लेकिन फ्रिक्शन का वैल्यू कितने होगा, तो चूंकि ये रेस्ट में है तो फ्रिक्शन का वैल्यू एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। तो फ्रिक्शन किसके बराबर, एम जी साइन थीटा इंटू रेडियस आर, और इधर एम बी साइन थीटा, तो एम का वैल्यू, तो नंबर ऑफ टर्न्स एन, करंट आई, और एरिया, तो जो रेक्टेंगुलर लूप है उसका एरिया लेना पड़ेगा। तो रेक्टेंगुलर लूप का जो एरिया बना तो लेंथ L है और विड्थ कितने हो जाएगा 2r, इसलिए एरिया की जगह पे क्या लिखना है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट N I A, चलो B साइन थीटा, और फ्रिक्शन का टॉर्क मतलब mg साइन थीटा इंटू आर, क्योंकि फ्रिक्शन और mg साइन थीटा दोनों इक्वल होगा, इधर बनेगा ना mg साइन थीटा, इधर mg कॉस थीटा। तो साइन थीटा तो कैंसिल ही हो गए, तो एन आई एरिया के जगह पे L इंटू 2r इंटू बी, इधर हो गए mg r, तो r भी देखो कैंसिल हो गए। तो हमें करंट फाइंड करना है, तो I इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय n L B और 2। तो अगर इतने करंट पास करेंगे तो उस करंट के वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m मिलेगा, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और m b की ओर घूमने का कोशिश करेगा, जिसके वजह से टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है और फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर के क्रॉस क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर दोनों टॉर्क इक्वल है तो ये
रोटेटरी इक्विलिब्रियम में आ गए और फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे mg sin थीटा के इक्वल हो गए. सो रिक्वायर्ड करंट इज दिस वन.